ना, ध्यान देना। चैप्टर नंबर 12A है, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ये चैप्टर आपके लिए फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट है इन अ वे, जब फाइनल लेवल पे भी आप पढ़ोगे तो ये टॉपिक्स काम आएंगे। उसका बेस है, यहाँ पे चैप्टर रखने का पर्पस ही वही है कि आपको एक फाउंडेशन बता रहे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। आगे फाइनल लेवल पे कोर सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें आएंगी, इन डेप्थ आएंगी। बेस पक्का होगा तो पढ़ने में आसानी होगी वैसा, तो उस हिसाब से देख लेते हैं। ओवरऑल शॉर्ट में आपको कंडीशन बताऊं तो जो टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है उसको बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है? एक तो हो क्या रहा है यहाँ पे, मर्जर अमालगमेशन हो रहा है, दो कंपनीज का मर्जर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाई आउट कर रही है, उसमें स्टेक परचेज कर रही है, ये सब चीजें हो रही है, तो मर्जर एंड अमालगमेशन इन शॉर्ट यहाँ की स्टोरी है। बट इसमें जो टर्म यूज कर रहे हैं ना, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है वो समझ लो। कॉम्प्रोमाइज वर्ड से समझ आ रहा है कि आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो ना, आप इंटेंडेड नहीं हो वो करने के, लेकिन मजबूरी है, वैसा हो गया। दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि मुझे मेरी कंपनी का स्टेक बेचना नहीं है, हिस्सेदारी नहीं बेचनी है, बट बिकॉज ऑफ सम लीगल ऑब्लिगेशन मुझे ये करना पड़ रहा है। मे बी ड्यू टू लॉसेस, मे बी ड्यू टू सम अग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको वो एनडीटीवी वाला एग्जाम्पल दिया था, मेरे बैच में होता है, बाकी बैचेस में भी होता है, भूपेंद्र सर को पूछना पड़ेगा उनके बैच में होता है कि नहीं। ऐसा इतना खौफ? ठीक है, चलो ध्यान दो। हाँ, तो अपने बात कर रहे थे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की। जैसे मैंने आपको एनडीटीवी वाला एग्जांपल दिया था। अब एनडीटीवी वाली सिचुएशन में जो स्टेक बाई करने का डिसीजन अदानी ग्रुप ने लिया, वो एनडीटीवी के प्रमोटर को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन फुलफिल तो होगा क्योंकि लीगल अग्रीमेंट है, आपने खुद ही लिख के दिया हुआ है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, जहाँ अमालगमेशन, मर्जर, टेक ओवर हो रहा है, लेकिन आप अपनी मर्जी से ये ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो। अच्छा, लॉस मेकिंग एंटिटी होती है कितनी बार, तो अपने लॉसेस को कवर करने के लिए अपनी कंपनी का एक हिस्सा बेचना पड़ता है, स्टेक बेच के पैसा लेके आना पड़ता है, ताकि उन फंड्स को यूज करके हम बिजनेस को चला सके। तो हो सकता है कि आपकी मन से इच्छा ना हो अपना हिस्सा देने की, लेकिन बिकॉज आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो आपको ये करना पड़ रहा है, एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गया। तो इस वजह से ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कॉम्प्रोमाइज बोलेंगे। अरेंजमेंट इज अदरवाइज। अरेंजमेंट आप वॉल्यूंटरीली अपनी मर्जी से कर रहे हो, जब दो बिजनेस एंटिटीज अपने दोनों के फायदे के लिए मर्जर अमालगमेशन की तरफ बढ़ती है वॉल्यूंटरीली, तो उसको अपने अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स में अल्टीमेटली जो हो रहा है ट्रांजेक्शन वो तो सेम है, लेकिन इंटेंशन का फर्क है। एक तरफ अंडर ऑब्लिगेशन करना पड़ रहा है, एक तरफ वॉल्यूंटरीली आप ये ट्रांजेक्शन की तरफ जा रहे हो। ठीक है, इतना डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 230 से ये पूरा ब्लॉक स्टार्ट होगा। हर एक सेक्शन में आपको एक अलग स्कीम समझाई जाएगी फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, और उसके हम प्रोसीजर देखने वाले हैं कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या है, कि कैसे आपको क्या करना पड़ेगा तब जाके ये चीजें कंप्लीट होंगी, वो देखना है। तो सब सेक्शन वाइज और स्टेप वाइज ही चलना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के टाइम पढ़ते टाइम आपको थोड़ा हैवी लगेगा, और लास्ट डे अच्छे से रिविजन करोगे तो ही एग्जाम में आप लिख पाओगे। और एक क्वेश्चन गारंटी इसमें से आएगा, वो पक्का बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन गारंटी चैप्टर में से आने ही वाला है। हर एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज टेक्निकल है और फाइनल का बेस है, तो वो चाहते हैं कि स्टूडेंट को ये चीज पता हो और वो पढ़ के आए। तो इसमें से एक आंसर आने का पूरा चांस है। अगेन वेटेज 4 to 5 मार्क्स एवरेज एक क्वेश्चन रहेगा। अब वो चॉइस में निकल जाए ना निकले, दैट डिपेंड्स, लेकिन आएगा तो सही। सेक्शन 230 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स एटसेट्रा। मैं एक बार एक एक पॉइंट पढ़ता जाता हूँ, फिर उसके साथ ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसेक्शन 1 states that when a compromise or arrangement is proposed between a company and its creditors or any class of them, or between a company and its members or any class of them, the tribunal may, on the application of the company or any creditor or member of the company, or in case of a company which is being wound up of the liquidator appointed under this act or under the IBC code, order a meeting of the creditors or class of creditors or of the members or class of members, as the case may be, to be called, held and conducted in such manner as the tribunal directs। इसमें क्या हो रहा है, ट्रिब्यूनल एक मीटिंग बुला रही है। मीटिंग बुला रही है तो मीटिंग में किसको बुला रही है, कंपनी के क्रेडिटर्स को, कंपनी के मेंबर्स को, या दोनों को, या दोनों में से किसी एक को। मीटिंग बुलाने का पर्पस क्या है, ये मैटर सबके साथ डिस्कस करना कि भाई ऐसा कुछ स्कीम हम सेटअप कर रहे हैं जहां मर्जर अमालगमेशन की बात हो रही है। तो क्योंकि आप लोग कंपनी के स्टेक होल्डर्स हो, व्हाट इज योर ओपिनियन, आप लोग रेडी हो या नहीं हो, मेजोरिटी हाँ बोलेगी तो ही काम होगा ना। तो ये ट्रिब्यूनल के बुलाने पे जब मीटिंग होगी तो उसमें फर्दर डिस्कशन इस पॉइंट पे होने वाला है। ठीक है, ये बात है, इसलिए बोला। तो या तो कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के क्रेडिटर्स के बीच में मीटिंग होगी, या कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी के मेंबर्स के बीच में मीटिंग होगी, ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये मीटिंग बुलाने के लिए ट्रिब्यूनल को किसने बोला? ट्रिब्यूनल खुद से ऐसा एक्शन ले रहा है? ऐसा नहीं है, किसी ने एप्लीकेशन किया ट्रिब्यूनल में कि ऐसी मीटिंग आप कंडक्ट करवाओ। ठीक है, तो एप्लीकेशन कंपनी खुद कर सकती है,
क्रेडिटर्स कर सकते हैं, कंपनी के मेंबर्स कर सकते हैं, या इवन लिक्विडेटर भी कर सकता है अगर वो अपॉइंट हुआ है तो मीटिंग बुलाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में। वो सुओ मोटो खुद से मीटिंग नहीं बुला रहे, आपने बोला तो ट्रिब्यूनल मीटिंग बुला रही है। तो आप कौन हो, या तो आप कंपनी हो, या मेंबर हो, या क्रेडिटर हो, या फिर आप लिक्विडेटर हो। ये चार पार्टी में से कोई भी एक हो सकता है, ये वर्ड्स को ध्यान रखना। इनके कहने पे ट्रिब्यूनल को अगर सही लगेगा तो मीटिंग बुलाएगी। आगे अरेंजमेंट इंक्लूड्स, जैसे मैंने आपको बोला अरेंजमेंट वर्ड का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल by the consolidation of shares of different classes or by division of shares into different shares of different classes or by both these methods. In short, arrangement word में उन्होंने बोला कि कंपनी की शेयर कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना इसमें कवर होता है। जब आप एग्जिस्टिंग शेयर्स को कंसोलिडेट कर देते हो या फिर सब डिवाइड कर देते हो, दोनों ट्रांजेक्शन्स भी अरेंजमेंट का पार्ट होता है। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है, अलग अलग टाइप के शेयर्स को एक कैटेगरी में मर्ज कर दिया, या फिर वो फेस वैल्यू में चेंजेस करके मर्जर कर दिया, तो ऐसी चीज को भी हम रीऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट बोल सकते हैं, ये टर्म है। उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट टू डिस्क्लोज सर्टेन मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है, दैट द कंपनी और एनी अदर पर्सन बाय होम एन एप्लीकेशन इज मेड। एप्लीकेंट मतलब वो ऊपर जो चार नाम मैंने आपको बोले, कंपनी, मेंबर और कौन था, क्रेडिटर्स और लिक्विडेटर, ये चारों में से जो भी एप्लीकेंट है उसकी बात हो रही है। तो द कंपनी और एनी अदर पर्सन बाय होम द एप्लीकेशन इज मेड शैल डिस्क्लोज टू द ट्रिब्यूनल बाय एफिडेविट। एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा और ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या बोला, ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंपनी सच एज द लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ऑडिट रिपोर्ट एंड पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी, ये सबके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ एनी इंक्लूडेड इन द स्कीम, अगर आप कैपिटल रिडक्शन कर रहे हो सेक्शन 66 अपना कंपनीज एक्ट का रेफरेंस में, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसकी डिटेल भी दे दो। एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंसेंटेड टू by not less than 75% of the secured creditors in value। ये वर्ड अंडरलाइन करो ना, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसको अंडरलाइन कर लो, मीनिंग बता देता हूं। ठीक है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम एग्जैक्टली है क्या। कंपनी के ऊपर जब बहुत सारा डेट हो जाता है तो हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ट्रबल हो जाता है कि भाई डेट रीपे कर नहीं पा रहे, इतना इंटरेस्ट नहीं चुका सकते, इतना पैसा रिटर्न नहीं कर सकते, तो डेट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। रिस्ट्रक्चर करने का मतलब ये है, क्रेडिटर्स को ये ऑफर कर दो कि भाई हम पैसा तो वापस अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप इसको इसके बदले शेयर्स चाहते हो ना तो हम आपको इतने रुपए के शेयर्स दे देते हैं। तो ऐसा कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं कि हमारे ऊपर ना वो इंटरेस्ट का बर्डन आने वाले साल में बंद हो जाए। अभी तक का जो चुकाना है वो तो कर रहे हैं अरेंज, और पे नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग इस चीज के लिए रेडी हो तो हम आपको इसके लिए शेयर्स देने के लिए रेडी हैं, और डेट को इक्विटी में आप रेफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड डेट रिस्ट्रक्चरिंग ट्रांजेक्शन या कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्लियर, ये ध्यान रखना। आगे, ये रिस्ट्रक्चरिंग तभी हो सकता है ना जब क्रेडिटर्स रेडी हो इस चीज के लिए, उनके कंसेंट के बिना जबरदस्ती तो हो नहीं सकता। तो 75% इन वैल्यू, नॉट इन क्वांटिटी, 75% इन वैल्यू ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मस्ट कंसेंट टू सच रिस्ट्रक्चरिंग, तभी ये हो सकता है। आगे, अ क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये सब चीजें बोली है जो इसमें कवर होनी चाहिए। Report by the auditor that the fund requirement of the company after the corporate debt restructuring as approved shall conform to the liquidity test based upon the estimates provided to them by the board। Liquidity test का मतलब ये है कि एक बार ये डेट रिस्ट्रक्चर हो जाएगा उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल हालत में सुधार दिखना चाहिए, नहीं तो ये सब करने का फायदा क्या हुआ। तो लिक्विडिटी मतलब वो जो इंसॉल्वेंसी की बात आ जाती है या कैश क्रंच की बात आ जाती है, वो सब चीज़ों में कुछ इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, इसका अश्योरेंस चाहिए, तभी वो कंसेंट देंगे। Where the company proposes to adopt the corporate debt restructuring guidelines specified by the RBI, a statement to that effect। स्टेटमेंट देना है कि हम RBI के गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, सिंपल। एंड अ वैल्यूएशन रिपोर्ट। अब जो भी ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि कैलकुलेशन का काम है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, तो हर चीज की करेक्ट वैल्यूएशन होनी चाहिए। असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, डेट कितना है, इक्विटी कितनी है, कितने रुपए में कन्वर्ट होगी सिक्योरिटीज, ये सब कौन बता सकता है, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअरी बता सकता है कि करेक्ट वैल्यूएशन क्या है, तो उसकी रिपोर्ट सबमिट करना जरूरी है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 3 में नोटिस ऑफ द मीटिंग। अब ये मीटिंग बुलाने की जो बात हो रही थी ना, उसका नोटिस देने के लिए बोल रहे हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ मीटिंग इज प्रपोज्ड टू बी कॉल्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, अ नोटिस ऑफ सच मीटिंग शैल बी सेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, members, class of members, debenture holders of the company individually at their registered address with the company which shall be accompanied by। तो एक नोटिस तो उनके घर पे भेजना ही है सारी कंसर्न पार्टीज को, और साथ साथ में आपको क्या डिटेल्स सेंड करनी है उसकी लिस्ट है। स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ दिस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट,
क्या एग्जैक्टली हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट जो पीछे निकाली थी उसकी कॉपी, इन सब चीज़ों का इफेक्ट क्रेडिटर्स पे क्या पड़ेगा, केएमपीस पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रमोटर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, नॉन प्रमोटर मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इन सब के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट हो जाती है, उनका फायदा क्या नुकसान क्या, ये सब भी बताना पड़ेगा, ताकि हर एंगल से जो लोग मीटिंग में आ रहे हैं ना वो सोच सके कि फेवर में वोट करना है या अगेंस्ट में। सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, डायरेक्टर्स के साथ डिबेंचर ट्रस्टीज भी यहाँ पे कवर कर ली, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी बताना पड़ेगा। सच नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी दिस शैल बी सेंड टू द सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। कॉमन पॉइंट्स है, अगर ये सब होता है तो इन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना ही रहता है। न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाना पड़ सकता है। When the notice for the meeting is also issued by way of advertisement, it shall indicate the time within which the copies of the scheme shall be made available to the concerned person free of charge from the registered office of the company. न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है, उसमें मेंशन कर दो कि ये डेट से ये डेट तक स्कीम की कॉपी ऑफिस पे अवेलेबल है फ्री ऑफ चार्ज। जो भी कंसर्न पार्टी है उनको कॉपी चाहिए, आप आके कलेक्ट कर सकते हो। इतना क्लैरिफिकेशन उनके आगे देना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें सब सेक्शन 4 में, notice to provide for voting by themselves or through proxy or through postal ballot. Okay. Subsection 4 states that the above notice shall provide that the person to whom the notice is sent may vote in the meeting either themselves or through proxy. ये सिस्टम आप जानते हो, और by postal ballot ये भी आपको पता है, to the adoption of the compromise or arrangement within 1 month from the date of receipt of notice. तो वोटिंग के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है? 1 महीने का। सिंपल कंडीशन। अगर इस स्कीम से किसी को ऑब्जेक्शन है तो कौन और कितने लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस स्कीम से ऑब्जेक्शन है? देख लो, होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग और हैविंग एन आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंटिंग टू नॉट लेस देन 5% ऑफ द टोटल डेट्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतने मिनिमम होल्डिंग वाले मेंबर्स का अगर ऑब्जेक्शन है तो फिर ये स्कीम का ऑब्जेक्शन वो ट्रिब्यूनल में नोट करवा सकते हैं कि हम इस स्कीम से सेटिस्फाइड नहीं। बट अगर इससे कम होल्डिंग वाले लोग ऑब्जेक्ट कर भी रहे हैं तो उनको ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका मिलेगा नहीं। कलेक्टिव राइट हो गया, इंडिविजुअल राइट नहीं। इंडिविजुअल राइट तभी हो सकता है जब एक अकेले के पास इतना होल्डिंग हो, तो फिर बात अलग है, तो प्रॉब्लम नहीं। सबसेक्शन 5 में बोला नोटिस टू बी सेंड टू द रेगुलेटर सीकिंग द रिप्रेजेंटेशन। देखो, जैसे ही ट्रिब्यूनल के पास आप गए, ट्रिब्यूनल ने बोला हाँ मीटिंग करवाओ, मीटिंग का नोटिस सबको भेजो, तो मीटिंग का नोटिस सबको जो भेज रहे हैं उसमें मेंबर, क्रेडिटर, डायरेक्टर तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स मतलब अपना सेबी है, आरओसी है, ये सब जो अथॉरिटीज हैं, इनको भी ये नोटिस जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है कि भाई ऐसी स्कीम के बारे में बात चल रही है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज और रेगुलेटर्स में से अगर किसी को इस पर कुछ बोलना है ना, तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन आके दे सकते हो, तो उसके लिए उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। ये वो नोटिस दिया जा रहा है, देख लो, सारी अथॉरिटीज के नाम आपने सुने हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स, आरबीआई, सेबी, आरओसी, स्टॉक एक्सचेंजेस, लिक्विडेटर्स, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सबको नोटिस भेजा जाएगा। And such other regulators or authorities which are likely to be affected by this scheme and shall require that representation if any to be made by them within a period of 30 days। तो इनको कितना टाइम मिलेगा अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए? 30 दिन का, ये बोला हुआ है। और अगर इन्होंने 30 डेज के अंदर अंदर अपना ऑब्जेक्शन या अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो क्या मानेंगे कि इनको स्कीम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है तो अप्लाई करो, अदरवाइज हम मान लेंगे कि यू आर ओके और हम आगे बढ़ेंगे। अब स्कीम को सैंक्शन करवाने के लिए वही बात बोली जो पीछे भी बोली थी, 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स और मेंबर्स, जो लोग भी हैं उन सबका वोट लेना जरूरी है। प्रॉक्सी के थ्रू भी वोट हो सकता है, पोस्टल बैलेट से भी वोट हो सकता है, लेकिन वोट लेना पड़ेगा और इतने लोगों का अप्रूवल आएगा तो ही हम ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सिंपल कंडीशन आ गई यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं बोला उसमें। आगे देखते हैं सबसेक्शन 7, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल सैंक्शनिंग द स्कीम टू प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग मैटर्स। अब जब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा कि हाँ भाई आप लोगों ने रिजोल्यूशन पास कर लिया, हमने उसको देख लिया, सब ओके है, हम ऑर्डर इशू कर रहे हैं कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब अपना ऑर्डर इशू करेंगे तो उसमें और क्या क्या बातें क्लैरिफाई करेंगे वो यहाँ पे बोला है। तो पहले बोला वेयर द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट प्रोवाइड्स फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, सच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू आइदर ऑब्टेन अरियर्स ऑफ डिविडेंड इन कैश और एक्सेप्ट इक्विटी शेयर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिविडेंड पेएबल। ये ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में क्लैरिफाई करेगा कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उनका अगर कोई डिविडेंड बाकी है ना, अरियर्स वाला, क्यूमुलेटिव वाले होते हैं तो अरियर्स का डिविडेंड देना पड़ता है, तो उनको चॉइस दी जाए कि उनको पैसा कैश में चाहिए या उस डिविडेंड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बदले और इक्विटी शेयर्स चाहिए। वो ऑप्शन उनको मिलना चाहिए, ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर दे सकता है।
द प्रोटेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, उसके लिए जो भी उनको ऑर्डर देना है वो इशू कर सकते हैं। सेक्शन 48 का रेफरेंस दिया है, आप याद करो कंपनीज एक्ट में वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, और वो वेरिएशन जो होता है वो उनके इंटरेस्ट के डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए, और अगर वेरिएशन कर भी रहे हो तो उनसे बिना पूछे या स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए बिना नहीं होना चाहिए, और अगर इसमें कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर है तो उसको एग्जिट ऑप्शन मिलना चाहिए। ये सब बातें हमने वहां पे की थी। If the compromise or arrangement is agreed to by the creditors under subsection 6, any proceeding pending before the BIFR of the Sikh Industrial Companies Act shall abate। ये पुराना हो चुका है, वैसे अभी BIFR है नहीं, अभी तो NCLT आ गया, लेकिन अगर वैसा कोई मैटर चल रहा था या NCLT में कोई ऐसा सिमिलर मैटर चल रहा था, वो प्रोसीडिंग्स वहीं पे खत्म हो जाएंगी। अबेट का मतलब इट विल स्टॉप, उसको रोक देंगे वहीं पे, ठीक है। सच मैटर्स इंक्लूडिंग एग्जिट ऑफर, ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर, तो ट्रिब्यूनल को लगता है कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को कोई राइट देना है ना, वो अपने ऑर्डर में वो चीज स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाले पॉइंट में कुछ खास नहीं, जितना हेडिंग में लिखा है उतना ही है, खाली एक सेक्शन कोट कर सकते हो 133। इसमें ऐसा बोला कि ये सारी स्कीम इंप्लीमेंट करते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, और ये बात उन्होंने कहाँ लिखी है, सेक्शन 133 में, तो उसका रेफरेंस है। तो हेडिंग के साथ सेक्शन नंबर मेंशन कर दो, अंदर थियरी की कोई नीड नहीं है। ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर है आरओसी को बताना पड़ेगा ना कि ये ऑर्डर हम ट्रिब्यूनल से लेके आए, तो वो पॉइंट सबसेक्शन 8 में है, और ये सबमिट करने के लिए 30 डेज का आपके पास टाइम। सबसेक्शन 9 में द ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद कॉलिंग ऑफ अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स वेयर सच क्रेडिटर्स हैविंग एटलीस्ट 90% वैल्यू अग्री एंड कंफर्म बाय वे ऑफ एफिडेविट टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। डिस्पेंस विद का मतलब कि टू डन अवे, या मीटिंग नहीं बुलाएंगे चलेगा। अगर 90% ऑफ द वैल्यू इतने क्रेडिटर्स पहले ही साइन करके ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि हम सब रेडी है, तो 90% इज अ बिग नंबर। मीटिंग में कितना बोला था, 75%, 3/4, और यहाँ कितना है 90%। तो 90% मेंबर्स ने मीटिंग होने से पहले ही अपना कंसेंट दे दिया, तो मीटिंग बुलाने की कोई नेसेसिटी लग नहीं रही है, क्योंकि मेजोरिटी हो गई है। तो ट्रिब्यूनल चाहे तो मीटिंग को डिस्पेंस कर सकता है कि नहीं बुलाएंगे चलेगा, ठीक है, ऐसा ये पॉसिबिलिटी। कॉम्प्रोमाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक इज टू बी इन कंप्लायंस विद सेक्शन 68। अगर ये स्कीम में कहीं कुछ बायबैक हो रहा है तो सेक्शन 68 बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, जो हमने बायबैक में पढ़ा था। इतना ही बोला है, वो समझाना नहीं है, खाली कोट करना है। बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी समझ आया? अब ये जो एक सेक्शन मैंने आपको पूरा 230 पढ़ाया ना, आप अगर इसको कल आने से पहले पूरा सेक्शन पढ़ के आओगे तो आगे के सेक्शंस में आपको काफी सारा सेम फॉर्मेट मिलेगा। कंपैरिजन करवाऊंगा मैं कि 230 के सामने 31 में ये, 32 में ये, बट वो तभी होगा जब आपके माइंड में एक फ्लो क्लियर है, अदरवाइज नहीं समझ आएगा, फिर वो सेक्शन पूरा नया ही लगेगा। मैं एक बार खाली पेजेस देख लेता हूँ कितने हैं, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा इसमें देने नहीं है एक्चुअली, इसीलिए 267। ठीक है, आज के लिए इतना रख सकते हैं, बाकी के सेक्शंस में फिर मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा, कल और परसों। 2 दिन में अपने को कंप्लीट करना है, इससे आगे नहीं जाएंगे इसमें।